स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज कंपाउंड एपिथेलियम का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और वो है स्तरित उपकला या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये तो आप जानते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम जो टिश्यू है उसको दो भागों में बांटा गया था। एक था ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्लियर है ना? संक्रमण उपकला और दूसरी जो है वो कौन सी? स्तरित उपकला। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ लिया है। आज हम लोग पूरा ध्यान जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पर लगाएंगे। ये पार्ट 12 है। नौ बाह्य परत की कोशिकाओं की आकृति के आधार पर जो बाह्य परत है, देखिए न तो मैं आधारीय परत की बात कर रहा हूं ना मैं मध्य परतों की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि बाह्य परत, राइट। बाह्य परत स्तरित उपकला जो है ये बात तय है कि स्तरित है तो परतें तो होगी, राइट। तो बाह्य परत की जो कोशिकाएं हैं उनकी आकृति के आधार पर इस स्तरित उपकला को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्तरित शल्की उपकला यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। नंबर 2 स्तरित घनाकार उपकला यानी कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्तरित स्तंभी उपकला यानी कि स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियम। ये क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये कौन सा है? कोल्यूमनार एपिथेलियम है। आज की क्लास में हम इन तीनों में से एक भाग को डिस्कस कर रहे हैं और वो है स्तरित शल्की उपकला, यानी कि आई एम गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, स्तरित शल्की उपकला। ठीक है। पहली चीज, सबसे आंतरिक परत की कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार होती है। पहली चीज, इस स्तरित शल्की उपकला, जो स्तरित शल्की उपकला है उसकी सबसे आंतरिक परत की सबसे जो आंतरिक परत है, राइट, उसकी कोशिकाएं या तो कैसी होती है? घनाकार होती है या कैसी होती है? स्तंभाकार होती है। इधर दे आर क्यूबॉइडल या फिर कैसी होती है? कोल्यूमनार होती है। और इन कोशिकाओं में विभाजन की बहुत ज्यादा क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। दे हैव अ हाई माइटोटिक इंडेक्स, यानी कि इनके अंदर विभाजन की क्या पाई जाती है? उच्च क्षमता पाई जाती है। और ये जो आंतरिक परत की जो कोशिकाएं हैं ना, ये अपना पोषण आधारीय संयोजी ऊतक से ग्रहण करती है। नेचुरल है कि कोई भी एपिथेलियम टिश्यू के नीचे कौन है? उसके नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, क्योंकि एपिथेलियम किसके ऊपर रेस्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो सबसे आंतरिक परत की कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार होती है, पहली बात तो। दूसरा, इन कोशिकाओं में विभाजन की बहुत ज्यादा क्या होती है? क्षमता होती है। और ये अपना जो पोषण है वो आधारीय संयोजी ऊतक से ग्रहण कर सक्रिय विभाजन द्वारा ऊपर की तरफ नई कोशिका स्तर बनाती रहती है। इसलिए इस स्तर को जर्मिनेटिवम लेयर, इसलिए इस स्तर को जर्मिनेटिवम लेयर या अंकुरन स्तर कहते हैं। ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये वाला जो स्तर है इसको जर्मिनेटिव लेयर या जर्मिनेटिवम लेयर या अंकुरन स्तर कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या है? सबसे आंतरिक परत है जिसकी कोशिकाएं या तो घनाकार होती है या कैसी होती है? स्तंभाकार। और ये जो है, ये वाली जो सबसे आंतरिक परत है, ये पोषण जो है वो आधारीय स्थित, नीचे स्थित संयोजी ऊतक से पोषण ग्रहण करती है और सक्रिय विभाजन करती रहती है और ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ नई नई कोशिकाओं के स्तर को क्या करती है? बनाती रहती है। तो इसका मतलब ये नई नई कोशिकाओं को जन्म दे रही है, इसीलिए तो इस स्तर को क्या कह रहे हैं? अंकुरन स्तर कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है। जर्मिनेटिवम लेयर का मतलब होता है कि किसी चीज को जर्मिनेट करना, नई स्तरों को बनाना, अंकुरन स्तर कहते हैं। क्लियर? अब मध्य की कोशिका परतें, ये वाली मध्य की जो परतें हैं, अभी मैं बाह्य परत के ऊपर नहीं आया हूं, मध्य परतें। मध्य की कोशिका परतें बहुभुजीय कोशिकाओं की बनी होती है। तो मध्य की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? बहुभुजीय, पॉलीगोनल होती है। क्लियर है? मध्य की जो कोशिका परतें होती है वो क्या होती है? बहुभुजीय होती है, पॉलीगोनल होती है और ये एक दूसरे से डेस्मोसोम्स द्वारा जुड़ी रहती है। जब मैंने आपको सेल जंक्शंस पढ़ाए थे तब मैंने डेस्मोसोम्स को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से डेस्मोसोम्स के द्वारा क्या रहती है? जुड़ी रहती है। और इन डेस्मोसोम्स के अंदर विशेष प्रकार के फाइब्रिल्स होते हैं, तंतुक होते हैं, जिनको कि हम टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो कोशिकाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है? डेस्मोसोम्स के द्वारा। और उन डेस्मोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? टोनोफाइब्रिल्स होते हैं। और ये स्तर जो है वो स्तरित उपकला को क्या प्रदान करता है?
दृढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि है तो ये स्तरित उपकला ही पढ़ रहे ना अपने, स्तरित शल्की उपकला पढ़ रहे हैं, तो ये स्तरित उपकला को क्या प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करेगा, दृढ़ता। अब आ जाते हैं सबसे बाह्य परत। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपने स्तरित उपकला का, ये क्लासिफिकेशन बाह्य परत की कोशिकाओं की आकृति के आधार पर है, तो इसका मतलब बाह्यतम परत सबसे महत्वपूर्ण हो गई है, उसके आधार पर ही तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे बाह्यतम परत, ये जो सबसे बाह्यतम परत है, इसकी कोशिकाएं जो है वो बिल्कुल कैसी है, शल्क के समान है, स्क्वायमस, तभी तो नाम दिया गया है शल्की। ये शल्की नाम कहां से आया कि बाह्यतम परत की कोशिकाएं जो है वो शल्क के समान कैसी है, चपटी होती है। क्लियर है, तो ये तो क्लियर हो गया। नाउ ये जो बाह्यतम शल्की कोशिकाओं में, ये जो बाह्यतम शल्की कोशिकाएं हैं जो कि चपटी है, में केरेटिन प्रोटीन है या नहीं है। वापस से बढ़ूं, बाह्यतम शल्की कोशिकाओं में केरेटिन प्रोटीन है या नहीं है, उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसके आधार पर स्तरित शल्की उपकला को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार की होती है केरेटिन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। सबसे पहली है केरेटिनीकृत स्तरित शल्की उपकला। केरेटिनीकृत स्तरित शल्की उपकला मतलब कि केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, और दूसरी कौन सी है, केरेटिन विहीन स्तरित शल्की उपकला, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। अब जैसे कि नाम शो कर रहा है केरेटिनीकृत है, तो इसमें केरेटिन उपस्थित होगा, तय है कि इस स्तरित शल्की उपकला में केरेटिन है, इसीलिए तो इसको केरेटिनाइज्ड कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, राइट, यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो केंद्रक रहित है, कोशिकाएं केंद्रक रहित है, कोशिकाओं में केंद्रक नहीं है और कैसी मृत है। और यहाँ पर केरेटिन विहीन स्तरित शल्की उपकला के अंदर केरेटिन तो अनुपस्थित है ही, केरेटिन अनुपस्थित है तभी तो क्या कहा है, नॉन केरेटिनाइज्ड। लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं में केंद्रक है, इसलिए ये कोशिकाएं क्या है, जीवित है। अब देखिए अपने यहाँ पर ये बता देते हैं कुछ उदाहरण देकर कि केरेटिनीकृत स्तरित शल्की उपकला, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम के कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे कि त्वचा की अधिचर्म, एपिडर्मिस ऑफ स्किन केरेटिनीकृत होती है, शल्क, राइट, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जंतुओं के अंदर जो शल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं, वो केरेटिनीकृत शल्की उपकला है। सींग, जो हॉर्न होते हैं, वो इसका उदाहरण है। नेल्स इसका उदाहरण है, और फेदर्स, जो पक्षियों के अंदर पर वगैरह होते हैं, वो इसके उदाहरण है। और केरेटिन विहीन स्तरित शल्की उपकला के उदाहरण कौन कौन से, तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये देखो बकल कैविटी ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों की मुख गुहा में ये पाई जाती है। नेत्र के कॉर्निया के अंदर, नेत्र के कॉर्निया में, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, योनि को घेरे हुए उपकला में, राइट, या योनि को घेरे हुए उपकला, एनल कैनाल, गुदा नाल जिसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका, इनर लाइनिंग ऑफ चिक, जो अपने घाल होते हैं उसकी इनर लाइनिंग जो है वहां पर ये पाई जाती है उपकला, इनर लाइनिंग ऑफ द लिप्स, होठों की जो भीतरी लाइनिंग है वहां पर ये पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ हार्ड पैलेट, जो अपना जो कठोर जो तालू है, राइट, उसको घेरे हुए उपकला है, वो भी केरेटिन विहीन स्तरित शल्की उपकला है। और लाइनिंग ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स को घेरे हुए जो उपकला है वो भी नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम है। क्लियर। तो आज के वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम का पहला भाग, राइट, दूसरा भाग, पहला भाग तो हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ा था, संक्रमण उपकला, दूसरा भाग था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के 3 भाग है, राइट, स्तरित शल्की, स्तरित घनाकार और स्तरित स्तंभी उपकला। उनमें से आज अपन ने केवल स्तरित शल्की उपकला पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम स्तरित घनाकार उपकला और स्तरित स्तंभी उपकला को पढ़ेंगे। दिस वाज पार्ट 12। मैं जल्द ही पार्ट 13 को अपलोड करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।